यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। क्या लेह में हिंसा पीएम मोदी के खिलाफ जेनजी आंदोलन वाली साजिश थी? जांच और सबूतों में क्या सच सामने आ गया, आज आपको बताऊंगा। कांग्रेस नेता पर एफआईआर, सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय की गजब रिपोर्ट। क्या अब सोनम वांगचुक गिरफ्तार होंगे, इसके बारे में भी बात होगी। 3 इडियट्स वाला हीरो या देश के खिलाफ साजिश करने वाला विलन, सोनम वांगचुक की सच्चाई क्या है, आज इस पर भी बात होगी। लेह में हिंसा पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, इंडी ने क्या धमकी दे दी? क्या फिर हिंसा भड़केगी क्या? इसके अलावा ट्रेन से मिसाइल मारने वाली टेक्नोलॉजी, मोदी के नए भारत का वो कमाल जो पाकिस्तान की रेल बना देगा क्या? अग्नि प्राइम ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जलवा देख चुकी दुनिया अब ये अग्नि प्राइम क्या है, इस तकनीक को देख के हिल जाएगी क्या? ब्रह्मोस का बड़ा भाई कौन सा आ गया है? मुनीर और उसके आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का सॉलिड इंतजाम हो गया है क्या? आज इसका चैप्टर भी। आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव दुर्गा, क्या गजब हो गया है देश में। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, नवरात्र पर बवाल मचाने की साजिश हो रही है क्या? आज इस पर भी बात होगी। और पाकिस्तान का नया कांड छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कर दिया कि सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री से नया माल बाहर आया। अब क्या क्या झूठ फैलाया, आज आपको यह भी बताऊंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी, क्या दूसरे ग्रहों पर बारिश होती है? और जिन ग्रहों पर पानी ही नहीं है वहां बारिश में बरसता क्या है? सोचा है कभी? जवाब दूंगा पाठशाला के अंत में। पाठशाला की पहली क्लास, क्या लेह में हिंसा पीएम मोदी के खिलाफ जेनजी आंदोलन वाली साजिश थी? जांच और सबूतों में क्या सच सामने आया? कांग्रेस नेता पर एफआईआर, सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय की गजब रिपोर्ट। अब सोनम वांगचुक गिरफ्तार होंगे क्या? 3 इडियट्स वाला हीरो या देश के खिलाफ साजिश करने वाला विलन, सोनम वांगचुक की सच्चाई क्या है? लेह में हिंसा पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा, इंडी ने क्या धमकी दे दी? फिर हिंसा भड़केगी क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। हमने आपको कल ही पाठशाला में बताया था कि जब जब नरेंद्र मोदी कोई रिफॉर्म करते हैं, इस देश में आग लगाने वाले तुरंत आ जाते हैं, जिससे भारत नई चुनौतियां और नई समस्याओं में उलझ जाए। लद्दाख में कल जो हुआ, उसको लेकर भी यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत के खिलाफ साजिश करने वाली टूल किट फिर से एक्टिव हो चुकी है? क्योंकि लद्दाख तो एकदम शांत रहता है भाई। लद्दाख के लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के। जिस लद्दाख में कभी कोई बवाल की खबर आपने शायद ही सुनी होगी। जिस लद्दाख में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, वो अचानक से क्यों इतना भड़क गया कि पत्थर चलने लग गए, ऑफिस जलाए जाने लग गए? लेह में कल के बवाल के 24 घंटे के अंदर जो पिक्चर निकल कर आ रही है, वो पिक्चर ये दावा कर रही है कि लेह अपने आप ना भड़का था भाई, लेह को भड़काया गया था। लेह में जो हिंसा हुई, इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र ऐसे दावे किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, अब तक की जांच की बातें और कई वायरल वीडियो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कल लेह में जो हुआ वो भारत को नेपाल बनाने का पहला प्रयोग लग रहा है। नेपाल जैसा ही प्रदर्शन, नेपाल जैसी ही हिंसा, वही पैटर्न आगजनी और हिंसा का। उसी तरह से सुरक्षा कर्मियों को टारगेट करना, अचानक हिंसा का भड़कना, हर चीज नेपाल टाइप हिंसा की तरफ इशारा कर रही है। लेह हिंसा को लेकर शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ है, उसमें विदेशी फंडिंग का भी शक जताया जा रहा है, बाहरी लोगों के शामिल होने का भी शक जताया जा रहा है। जानबूझकर प्लानिंग के साथ हिंसा भड़काने जैसे खुलासे हो रहे हैं। यानी लेह अचानक नहीं जला, उसे जानबूझकर जलाया गया, ये आरोप लग रहा है। जानबूझकर बीजेपी के दफ्तर को फूंका गया, जानबूझकर हिल काउंसिल के दफ्तर को फूंक दिया गया। शांत लद्दाख में आग लगाने की अगर ऐसी कोशिश हुई तो वो किसने की? 4 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? करीब 80 लोग घायल हैं, जिसमें से 40 पुलिसकर्मी हैं। यानी जैसे नेपाल में पहले उग्र प्रदर्शन, फिर प्रदर्शन के दौरान जान जाना, फिर और बड़ा प्रदर्शन, ये सब पैटर्न लेह में भी दिखा। बस फर्क ये दिखा कि नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार थी जो स्थिति काबू नहीं कर पाए, और यहां नरेंद्र मोदी ने मजबूती से कुछ घंटों में हिंसा को कंट्रोल कर लिया।
लेकिन आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर हुआ क्या क्या। हिंसा फैलाने वाले प्रमुख आरोपियों की पहचान हो चुकी है। भीड़ को भड़काने के आरोप में कांग्रेस नेता पर एफआईआर हो गई है। हिंसा के पीछे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का नाम आया है। हिंसा के 50 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। सीसीटीवी के आधार पर बाकी लोगों की पहचान हो रही है। यानी 24 घंटे के अंदर लेह में हालात काबू में कर लिए गए। आरोपियों की पहचान हो गई। किसने कैसे कब हिंसा को भड़काया, सबकी कुंडली खोली जा रही है। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं और लेह में अब शांति है। लेकिन मोदी विरोध की राजनीति करने वालों और उनके इकोसिस्टम को यह एक्शन भी पसंद नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि चिंगारी फिर भड़क सकती है। कोई कह रहा है कि यह हिंसा साजिश नहीं थी, युवाओं की आवाज है। कोई कह रहा है कि आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन जाएगी। कोई कह रहा है कि यह तो आंदोलन है, इसमें दिक्कत ही क्या है। कोई कह रहा है कि जेनजी का गुस्सा है, इसे आप दबा नहीं सकते। सवाल यह है कि क्या लेह को भड़काए रखने का प्रयास हो रहा है? हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश क्यों हो रही है? ऐसी हिंसा पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है भाई? और अगर कल हिंसा न भड़कती तो सरकार जो आज कर रही है वो करती क्या? सोनम वांगचुक पर सरकार का एक्शन अब तक क्यों नहीं हुआ था? इस हिंसा की भनक सरकार को क्यों नहीं लगी? अब जांच में क्या क्या शॉकिंग बातें निकल कर आ रही हैं, सोनम वांगचुक की सच्चाई क्या है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कल से अब तक जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर कल प्रदर्शनकारी घुसे थे और उन्होंने यहां पर तोड़फोड़ की। ये जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है। ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है। कांग्रेस कहां से आई? कांग्रेस तो वहां 5,000 क्या 10 आदमियों को जमा नहीं कर सकते। यहाँ जो कुछ होगा ना वो सब कांग्रेस पार्टी कर रही है। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ आरोप लगाने बैठे हैं। वहाँ के युवाओं को आप शांत नहीं कर सकते, उनका आप समाधान नहीं कर सकते। आप काहे के विश्वगुरु? कांग्रेस को इल्जाम दो, हट जाओ ना कुर्सी से, हम संभाल लेंगे। लेह में जो हिंसा भड़की उसे लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है देश में, कांग्रेस, केजरीवाल, उद्धव की पार्टी क्या कह रही है वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले उन दो चेहरों के बारे में जान लीजिए जिनके ऊपर लेह हिंसा को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। और इनमें पहला नाम है सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का। दूसरा नाम है कांग्रेस पार्षद फुनसोक स्टैनजिन सेपाक का। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्षद ने भड़काऊ बयान दिए। सोनम वांगचुक का नाम तो आप सबने सुना होगा। वो लद्दाख के हैं और पूरे देश में मशहूर हैं। लेकिन सोनम वांगचुक पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि लेह में जो कुछ हुआ वो उन्हीं का किया धरा है। सोनम वांगचुक लद्दाख में विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा है। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। उनके अनशन में 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहीं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया और लेह में आग लगी। इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन रद्द कर दिया। लेकिन गृह मंत्रालय ने सीधा नाम उन्हीं का लिया कि वांगचुक की वजह से लेह में बवाल हुआ। सोनम वांगचुक पर ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो गए। लेकिन वांगचुक ने लेह हिंसा को लेकर यह कहा कि यह युवा पीढ़ी की भड़ास है, एक तरह का जेनजी आंदोलन है। लेह में हिंसा के बाद सोनम वांगचुक सफाई दे रहे हैं। वांगचुक इस हिंसा को युवाओं की भड़ास बता रहे हैं। लेकिन गृह मंत्रालय ने लेह हिंसा को लेकर वांगचुक पर जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों से हिंसा भड़की। हिंसा जब भड़क गई तो वांगचुक स्थिति संभालने की कोशिश करने की जगह पर अपनी भूख हड़ताल तोड़कर एक एम्बुलेंस में बैठे और अपने गांव निकल लिए। यानी अगर सोनम वांगचुक चाहते तो भीड़ को कंट्रोल कर सकते थे, यह आरोप लग रहा है। और सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि भाई ये उनके इस आंदोलन को पूरे लेह का समर्थन था, लद्दाख का समर्थन था। तो अगर सोनम वांगचुक इतने बड़े लीडर हैं तो उनको उस भीड़ को कंट्रोल भी करना चाहिए था जो बेकाबू हो रही थी। और सोनम वांगचुक पर इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है। लेह हिंसा मामले में लद्दाख पुलिस का एक्शन होने की खबर आ रही है। सोनम वांगचुक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लद्दाख पुलिस ने लेह हिंसा पर एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर में एक आरोपी सोनम वांगचुक को भी बनाया गया है। यानी सोनम वांगचुक की मुश्किल बढ़ रही है। पहले गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में उनको इस हिंसा का कारण बताया गया और अब बड़ी खबर आ रही है कि जो एफआईआर हुई है उसमें सोनम वांगचुक को भी एक आरोपी बनाया गया है। उस एफआईआर में लेह हिंसा पर एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें सोनम वांगचुक का नाम भी शामिल है।
लेकिन ले हिंसा पर एक बयान जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने क्या बताया था, आपको वो भी बताता हूं। सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को भूख हड़ताल शुरू की, जबकि यह बात सबको पता थी कि भारत सरकार सक्रिय तौर से एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत कर रही। गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, वो मुद्दे उस बातचीत में शामिल थे। कई नेताओं ने वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने को कहा था, लेकिन वांगचुक ने ऐसा नहीं किया। वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जिंसी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। 24 सितंबर को लगभग 11:30 बजे वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकली और हिंसा करने लगी। यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है। यानी गृह मंत्रालय बिना किसी इफ एंड बट के साफ साफ कह रहा है कि सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़काई, और इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त वांगचुक की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन एक सवाल तो गृह मंत्रालय से भी होगा कि अगर सोनम वांगचुक ये सब कर रहे थे, समझाने पर नहीं समझ रहे थे, उनका अपना इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसी भीड़ जो है, ऐसा जेनजी जो है, ऐसे आंदोलन या ऐसे हिंसा की तैयारियां चल रही हैं? उसको लेके भी तो सवाल खड़े होंगे। सोनम वांगचुक पर समय रहते यह कार्रवाई क्यों नहीं कर दी गई? लेकिन ले हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि युवाओं की भीड़ गुस्से में आ गई, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब सोनम वांगचुक के पुराने बयान भी निकल रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान कभी नेपाल तो कभी बांग्लादेश की बात की थी। आरोप है कि इस तरह के प्रोटेस्ट जिन्होंने दूसरे देशों में तख्ता पलट कर दिया, उनकी बात करके सोनम वांगचुक ने लद्दाख को नेपाल बांग्लादेश बनाने की साजिश की थी। क्या आप सोनम वांगचुक के वो पुराने बयान देखिए जो वायरल हो रहे हैं। दावा है कि 10 सितंबर 2025 को ही सोनम वांगचुक ने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की तरह लद्दाख में भी आम जनता बदलाव लाएगी। उनके कुछ वीडियो वायरल करके यह आरोप लगाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों को नकाब पहनकर हिंसा करने के लिए उकसाया। आरोप है कि सोनम वांगचुक कश्मीर स्टाइल में लद्दाख में जनमत संग्रह कराने की भी मांग कर चुके हैं। सोनम वांगचुक उस कांग्रेस पार्षद का भी बचाव कर रहे हैं जिस पर हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर। सोनम वांगचुक का एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो नेपाल, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। एक बार इसको सुनिए, फिर जो आरोप लग रहे हैं उनकी सच्चाई भी बताऊंगा। यही वो बयान है जिनको लेकर सवाल उठ रहा है कि अगर सोनम वांगचुक खुद शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल कर रहे थे, तो जो सुनने आए थे उनको ये क्यों कह रहे थे कि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसा यहां पर बदलाव आ जाएगा? श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में तो भूख हड़ताल करके बदलाव नहीं आया। वहां तो हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, मारापीटी हुई, पब्लिक सड़क पर आ गई, देश जलाने लगी। तो जब आप अगर खुद भूख हड़ताल में विश्वास रखते हैं, तो जो सुनने आए थे उनको उन देशों का उदाहरण क्यों दे रहे थे? यह सवाल पूछा जा रहा है। सोनम वांगचुक के ऐसे ही बयान को लेकर उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वो विदेशी ताकतों के हाथ में तो नहीं खेल रहे। पिछले साल मार्च में जब लद्दाख में भारत और चीन की सेना बॉर्डर पर आमने सामने थी, तब सोनम वांगचुक ने यह धमकी दी थी कि अगर चीन लद्दाख में घुसने की कोशिश करेगा तो हम चीन से नहीं लड़ पाएंगे। सुनिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। अगली बार किसी युद्ध में लोगों में जज्बा कम दिखे, वो स्वयं सेवक बन के न निकलें, तो इसका जिम्मेदार सरकार खुद होगी। सोनम वांगचुक का एक पक्ष अगर सही भी हो सकता है कि वो सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरा पक्ष ये गलत लगता है कि वो जो उदाहरण दे रहे हैं वो ठीक नहीं। कि अगर सरकार हमारे लिए, लद्दाख के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो लद्दाख के लोग चीन से जब लड़ने का मौका आएगा तो घर से ना निकलें, तो आप उस पर आश्चर्य मत कीजिएगा। क्यों ना निकलिएगा बॉस? अगर देश आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो आप देश को छोड़ दीजिएगा। घर में अगर माँ बाप आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप छोड़ दीजिएगा कि ना अब तो हम घर में कुछ हो जाए, चोर आ जाए, डकैत आ जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, होने तो जाओ जाओ ले लो, उधर पैसा रखा ले लो। ऐसा करते हैं आप अपने घर में। तो लद्दाख के लोगों का भी घर है ना भारत। सरकार से आपको नाराजगी है, इलेक्शन में बदल दीजिए सरकार, लेकिन चीन घुसेगा और हम कुछ नहीं करेंगे, ये कैसे चलेगा? इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक के विदेशी दौरों पर भी सवाल उठते रहे। आरोप है कि इसी साल फरवरी में सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान की मीडिया के कार्यक्रम में शामिल होते हुए वांगचुक ने पाकिस्तान की मीडिया की तारीफ की थी। स्कार्दू और बाल्टिस्तान जैसे इलाकों को ऑटोनॉमी देने के लिए वांगचुक ने पाकिस्तान की तारीफ की थी।
इसके अलावा तिब्बत को ऑटोनॉमी देने पर भी वो चीन की तारीफ कर चुके हैं। सोनम वांगचुक की एक और फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें वो भारत विरोधी माने जाने वाले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ दिख रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सोनम वांगचुक की चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से नजदीकी। हालांकि ये फोटो कब की है ये तो अभी पता नहीं। और मोहम्मद यूनुस तो कोई आज ना बने भाई बांग्लादेश के केयरटेकर पीएम, उसके पहले किसी के साथ फोटो खिंचा लेंगे तो उसकी कोई सेटिंग गेटिंग है। सोनम वांगचुक पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनमें एक आरोप यह भी लग रहा है विदेशी फंडिंग को लेकर। सोनम वांगचुक से जुड़ी जो संस्थाएं उसमें कई वित्तीय गड़बड़ियों के भी आरोप लग रहे हैं। सोनम वांगचुक HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स नाम की संस्था के फाउंडर हैं। साल 2023-24 में इस संस्था को 6 करोड़ की डोनेशन मिली और अगले ही साल ये डोनेशन 15 करोड़ हो गई। आरोप लग रहा है कि HIAL के 7 बैंक खाते हैं जिनमें से 4 अघोषित हैं। आरोप है कि इस संस्था के पास विदेश से करीब 1.5 करोड़ रुपए आए, लेकिन इस संस्था के पास FCRA का पंजीकरण नहीं है जो विदेश से पैसा मंगवाने के लिए जरूरी होता है। एक और कंपनी है जिसका नाम शेश्योन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड है। इसके डायरेक्टर वांगचुक और उनकी पत्नी है। आरोप है कि HIAL से करीब 6 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन वांगचुक ने अपनी निजी कंपनी में कर लिया। शेश्योन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के भी 3 बैंक खाते हैं जिसमें से 2 अघोषित हैं। उनसे जुड़ी हुई एक और संस्था है सेकमॉल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस संस्था के पास 9 बैंक खाते हैं जिसमें से 6 अघोषित हैं। सोनम वांगचुक के अपने 9 बैंक खाते हैं जिसमें से 8 अघोषित है, यह भी आरोप लगा। आरोप है कि इन अघोषित बैंक खातों में विदेशों से बड़ी रकम डाली गई। अब इन आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोनम वांगचुक को हिंसा भड़काने के लिए विदेश से पैसा भेजा गया था? क्या सोनम वांगचुक के पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? लेकिन फिर उल्टा सवाल सरकारी एजेंसियों से भी है कि कल हिंसा न भड़कती तो आप क्या करते? यह सब जानकारी अब तक कहां थी? 2 महीने पहले से अगर CBI जांच कर रही थी तो पहले ही ये सब FIR वगैरह करके आपको एक्शन लेना चाहिए था। हिंसा भड़की तब आपको FCRA का लाइसेंस रद्द करना याद आ रहा है। सोनम वांगचुक से जुड़ी संस्थाओं की फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक के खिलाफ अब एक्शन तेज हो गया है। सरकार ने सोनम वांगचुक की संस्था सेकमॉल का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया। यह एक्शन उन आरोपों को देखते हुए लिया गया जिसमें वांगचुक की संस्था के बैंक खातों में वित्तीय अनियमितता देखी गई। स्वीडन से फंड ट्रांसफर हुए हैं जिसे लेकर सरकार का यह मानना है कि यह राष्ट्रहित के खिलाफ है। आरोप है कि स्वीडन से 4,93,000 रुपए की डोनेशन आई। यह डोनेशन इसलिए दी गई ताकि युवाओं को माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जा सके। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी और संप्रभुता जैसे मुद्दों पर भी जागरूक किया जा सके। इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई कि संप्रभुता जैसे मुद्दों पर विदेशों से फंड लेकर वर्कशॉप लगाना राष्ट्रहित के खिलाफ है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की संस्था सेकमॉल को लेकर एक शो कॉज नोटिस भी भेजा था जिसमें वित्तीय गड़बड़ी पर जवाब मांगा गया था। आरोप है कि वित्त वर्ष 2021-22 में वांगचुक ने सेकमॉल के FCRA अकाउंट में 3.5 लाख रुपए जमा किए थे जो FCRA एक्ट के सेक्शन 17 का उल्लंघन है। इसके अलावा वांगचुक की एक और संस्था के खिलाफ भी CBI की जांच चल रही है। वांगचुक की संस्था HIAL पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। अगस्त में HIAL का जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया था। लद्दाख प्रशासन ने दावा किया था कि जमीन का उपयोग आवंटन उद्देश्यों के लिए नहीं हुआ। सोनम वांगचुक पर ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अब यह कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। लेकिन सोनम वांगचुक का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी से हालात और बिगड़ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हिंसा के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 2 साल के लिए जेल में डालने की तैयारी चल रही है। हालांकि सोनम वांगचुक पर उठे सवालों के बीच उनके कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनका कल की हिंसा से कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही एक वीडियो यह कहकर फैलाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक प्रदर्शनकारियों को भड़काने के लिए चेहरा ढककर प्रदर्शन करने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो में सोनम वांगचुक मास्क पहनकर यह दिखा रहे हैं कि भाई ये मास्क कैसे पहनना, और इसी आधार पर यह दावा कर दिया गया कि हिंसक प्रदर्शन करने के तरीके बता रहे हैं वो। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही निकली। यह वीडियो कोविड के दौरान का है जिसमें मास्क पहनकर प्रोटेस्ट करने के बारे में तब के बारे में बताया गया है। लेकिन ऐसे वीडियो को ले हिंसा के ठीक पहले का वीडियो बताकर वायरल किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि वो तो मास्क पहन के प्रदर्शन करना सिखा रहे हैं। लेकिन यह वीडियो कोविड का वक्त का है कि भाई उस वक्त अगर कुछ चल रहा था तो भाई उसमें मास्क पहन के प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐसी बहुत चीजें भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। कुछ आरोप हैं, कुछ आरोप को सच्चाई बताने का प्रयास भी है, इसलिए बहुत संभल के हर फैक्ट को खंगालते हुए चलना है। सोनम वांगचुक को लेकर चल रही तरह तरह की बातों के बीच आपको दिखाता हूं कि लेह में जो हिंसा भड़की वो कितनी भयानक थी।
लेह में बीजेपी के दफ्तर को फूंक डाला गया। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के दफ्तर में घुसकर आग लगा दी गई। लेह से यह रिपोर्ट देखिए कैसे वहां पर जली हुई गाड़ियां और इमारतों पे कल जो हिंसा हुई उसके निशान दिख रहे हैं। ये बीजेपी का हेडक्वार्टर है और इस बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर कल प्रदर्शनकारी घुसे थे और उन्होंने यहां पर तोड़फोड़ की। ये जो गाड़ियां आप सामने देख रहे हैं, इन गाड़ियों को जला दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर ये आरोप लगाया है कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने उन लोगों की निशानदेही भी की है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ के स्थानीय काउंसलर है वो उन लोगों को लीड कर रहे थे जो इसमें प्रदर्शन कर रहे थे, जो इसमें हिंसा कर रहे थे। ये जो बीजेपी हेडक्वार्टर है उसका मुख्य द्वार है और इसी द्वार के अंदर होते हुए आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी सामान पड़ा हुआ था उसे सबको जला दिया गया है, फर्नीचर जला दिया गया है और जो पार्टी का जो मटेरियल होता है जिसमें पैम्पलेट्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, झंडे होते हैं, उन सबको यहाँ पर जो है नुकसान पहुँचाया गया है। उससे आग लगा दी गई है। कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर को ही निशाना बनाया और यहां पर आग लगा दी। यहां पे जो फर्नीचर है उसकी तोड़फोड़ की और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का और किस तरह से यहां पर जो है डैमेज हुआ है। इस पूरी बिल्डिंग को जो है इसमें आग लगा दी है और यहां पर जिस तरीके का भी सामान पड़ा हुआ था उससे जला दिया गया है। और तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई युवाओं में गुस्सा था, उनसे एक सवाल है कि इस देश में संविधान के तहत गुस्सा निकालने का एक ही तरीका दिया गया है बॉस, और वो है इलेक्शन में जाकर वोट देने का। कि अगर आपको गुस्सा है, आपको लग रहा है कि चुनी हुई सरकार हमारे हिसाब से नहीं कर रही है, तो आपको जाके वोट देना है, आपको जाके आग नहीं लगा देना है। और इसलिए सवाल पूछे ही जाएंगे जब ऐसी तस्वीरें आएंगी। लेह हिंसा के मामले में कांग्रेस के 2 पार्षद पर भी आरोप लगे कि इस हिंसा में उनकी भी भूमिका है। पुलिस और जांच एजेंसी उनकी तलाश में है। सूत्रों के मुताबिक वो अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेह में हमारे सहयोगी एक कांग्रेस पार्षद स्टैंजिन सेपाक के घर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद कर दिया गया और स्टैंजिन के घर वालों ने बात करने से भी मना कर दिया। देखिए हमारे रिपोर्टर को क्या जवाब मिला। हम इस समय लेह अपर में हैं और यहीं पे घर है कांग्रेस काउंसलर का, जिनके खिलाफ आरोप ये हैं कि वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित मालविया ने एक एक्सपोस्ट के जरिए क्लेम किया और फोटोग्राफ्स डाल दी कि कांग्रेस लेह के अपर के जो मेंबर हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। ये उनका घर है और लद्दाख पुलिस आप देखेंगे वो भी लगातार इस एरिया से गश्त लगा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो काउंसलर स्टैंजिन सेपा है उसको इन्वेस्टिगेशंस में शामिल किया जाए, उसको बुलाया जाए, उससे। इधर ले हिंसा को भड़काने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इस हिंसा के लिए नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने लद्दाख को लेकर एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया और कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता। जो उसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये देखा है, जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है। वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। कांग्रेस कहाँ से आई? कांग्रेस तो वहाँ 5000 क्या 10 आदमियों को जमा नहीं कर सकती। ये कांग्रेस का नहीं है, वहाँ लोगों के खुद के दिलों की आवाज़ है। किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए। ये सवाल तो पूछा जाएगा। पाठशाला में अब अगली क्लास। ट्रेन से मिसाइल मारने वाली टेक्नोलॉजी, मोदी के नए भारत का वो कमाल जो पाकिस्तान की रेल बना देगा क्या? अग्नि प्राइम ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जलवा देख चुकी दुनिया अब ये तकनीक देख के हिल जाएगी क्या? आ गया ब्रह्मोस का बड़ा भाई मुनीर और उसके आतंकियों को मिट्टी मिलाने का सॉलिड इंतजाम हो गया है क्या? अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को इतना मजबूत बनाया है आज की डेट में कि भारत से भिड़ने की हिम्मत ना चीन में है ना पाकिस्तान में। सीधे सीधे पाकिस्तान को तो सिर्फ 22 मिनट में उसका भूत बनाकर दिखा दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी रुकने वाले नहीं। सेना के लिए ऐसे ऐसे हथियार और ऐसी ऐसी तकनीक मोदी लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल रही है। नरेंद्र मोदी की तैयारी नेक्स्ट लेवल की चल रही है और अब तो भारत वो टेक्नोलॉजी लेकर आ गया जो पाकिस्तान की रेल बना देगा। अब तक यह माना जाता था कि मिसाइल को जमीन पर बने लॉन्चर, वॉरशिप या एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है,
कुछ मिसाइलों को गाड़ियों से भी लॉन्च किया जाता है, लेकिन अब भारत ने ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने की तकनीक हासिल कर ली है। भारत के अलावा सिर्फ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ने रेल लॉन्चर का टेस्ट किया कि मतलब आप ट्रेन से ही रॉकेट लॉन्च कर दें। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ट्रेन से लॉन्च होने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया गया, जो परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। इसके लिए ट्रेन को विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां रेल लाइन बिछी हुई। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने तय रेंज की दूरी तय करते हुए टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। ये देखिए ट्रेन है, ट्रेन से भाई उड़ गया अपना। अब भारत ने मुनीर और उसके आतंकियों को कहीं से भी मिट्टी में मिलाने का सॉलिड इंतजाम कर लिया है। भाई आपको प्लेन से करना है तो प्लेन आपको कम से कम उस जगह ले जाना होगा जहां पर आपका हवाई अड्डा होगा, स्टेशन आपने बनाया होगा एयरफोर्स ने। इंसान के जरिए करना है, गाड़ी से करना है तो उसको ले जाना होगा। ट्रेन से तो और आप बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। और मेड इन इंडिया दिव्यास्त्र जो तैयार हो रहा है, आज पाठशाला में भारत ट्रेन से लॉन्च होने वाले इस हथियार की वो सारी डिटेल जानेगा जिससे पाकिस्तान खौफ में है। साथ ही भारत की सेना को मिलने वाले उन मेड इन इंडिया हथियारों की भी बात होगी जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लेकिन जो हुआ है उसकी एक झलक तो देखिए बॉस। सबसे पहले बात अग्नि प्राइम मिसाइल की, जिसे भारत की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल कहा जा रहा है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि प्राइम मिसाइल के रेल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल के कामयाब टेस्ट की जानकारी दी और इसे भारत के डिफेंस के लिए गेम चेंजर बताया। यह पहली बार है कि इस नेक्स्ट जनरेशन घातक मिसाइल को रेल नेटवर्क पर ऑन द मूव लॉन्च किया गया। इससे पहले मिसाइलें फिक्स साइट से दागी जाती थी, लेकिन यह लॉन्चर दुश्मन को आसानी से चकमा दे सकता है। ट्रेन चल रही है और उस पर से आपने लॉन्च कर दिया। इससे भारत की मिसाइल ताकत की क्षमता कई गुना बढ़ गई। भारत भी अब अपने विशाल रेल नेटवर्क की मदद से अग्नि प्राइम मिसाइल को देश के किसी भी कोने में ले जाकर लॉन्च कर सकता है और दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए मिसाइल को रेलवे की सुरंगों में भी छिपाया जा सकता है। इसलिए मिसाइल तकनीक की दुनिया में भारत की इस उपलब्धि को मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि 70,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेल लाइंस के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के बारामूला से, पूर्व में मिजोरम के साइरंग तक और पश्चिम में गुजरात के ओखा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी देश के चारों कोनों तक रेल की कनेक्टिविटी। आप सोचिए कि जब ट्रेन पर आप मिसाइल रखकर, जिसमें आप परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं, आप सोचिए उसको कहां कहां मार सकते हैं। चलती ट्रेन से मिसाइल लॉन्च की जिस मॉडर्न तकनीक का टेस्ट किया गया, उसे भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, यह भी बताता हूं। इसकी खासियत देखिए। पहली खासियत, कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम। इसमें मिसाइल को एक मजबूत कैनिस्टर यानी कंटेनर में रखा जाता है। मिसाइल को इस कैनिस्टर से ही बिना किसी खास तैयारी के कुछ ही मिनटों के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। यह कैनिस्टर मिसाइल को पर्यावरण से होने वाले नुकसान जैसे बारिश, धूल से बचाता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। दूसरी खासियत, ट्रेन बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। इस मिसाइल को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। रेल लॉन्चर से इसे दागा जा सकता है और बिना किसी खास तैयारी के ट्रेन के जरिए कहीं भी भेज सकते हैं कि जाओ उधर मार के आ जाओ। इससे दुश्मन के लिए अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि मिसाइल कहां तैनात की गई है, क्योंकि भैया ये कहीं भी पहुंच जाता है। तीसरी खासियत, रेंज और सटीक निशाना। अग्नि प्राइम की रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर है, मतलब भारत के कई शहरों से इसे पाकिस्तान के किसी भी कोने पर गिराया जा सकता है। यह मिसाइल कम विजिबिलिटी यानी धुंध या रात के अंधेरे में भी सटीक निशाना लगा सकती है और एक बार लॉन्च होने के बाद इसके टारगेट को भी अपडेट किया जा सकता है। चौथी खासियत, अग्नि प्राइम मिसाइल में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल की खासियत यह होती है कि यह 3 से 4 परमाणु हथियार एक साथ दाग सकती है और हर परमाणु हथियार अलग अलग टारगेट को एक साथ निशाना बना सकते हैं लोग मिलकर। यानी ट्रेन पर मिसाइल बैठेगी, उसका टिकट भी कंफर्म नहीं कराना है, कोई RSC का झंझट नहीं, उसको फुल कंफर्म सीट मिलती है। हां, जिस पे गिरी उसका रेल बना देती है। भारत इस तरह की मिसाइलों के लिए एक लंबे लक्ष्य पर काम कर रहा है, जो कि PM मोदी के ड्रीम डिफेंस प्रोजेक्ट
मिशन दिव्यास्त्र का हिस्सा है। इसके तहत देश को स्ट्रैटेजिक तौर पर पूरी तरह से शक्तिशाली, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। इसी संकल्प को आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में शुरू हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन पर दोहराया कि भाई चिप हो या शिप हो, सब भारत में बनेगा। सुनिए एक बार पीएम। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। यानी घर में जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के नाम पर चल रहा है, से लेकर पाकिस्तान और बाहर बैठे लोगों सबका इलाज करने की तैयारी चल रही है। लेकिन घर में जो चल रहा है उसकी बात करना जरूरी है, क्योंकि पाठशाला में अगली क्लास आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव दुर्गा, क्या गजब हो गया है। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, नवरात्र पर बवाल मचाने की साजिश हो रही है क्या? अब इसका चैप्टर। आई लव मोहम्मद को लेकर कई दिनों से बड़ा बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया। आई लव मोहम्मद पर बवाल तो आपने देखा, अब इसके जवाब में आई लव मोहम्मद की सुनामी की बात करता हूं। आई लव महादेव जबरदस्त ट्रेंड हो रहा है। सोशल मीडिया पर आप चले जाइए, आपको आई लव महादेव के पोस्ट दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में डीपी से लेकर रील्स, पोस्ट सब इसी के दिख रहे हैं। कई गली मोहल्लों तक आई लव महादेव के पोस्ट लग चुके हैं, जिसमें आई लिखा है, लव है, दिल में महादेव की फोटो है और नीचे महादेव। मतलब गजब ही चल रहा है। आई लव महादेव के बैनर पोस्टरों की सुनामी आ गई। और सिर्फ आई लव महादेव ही नहीं, अब तो आई लव राम, आई लव दुर्गा और इसी तरह से कितने ही ट्रेंड चल रहे हैं। मतलब गदर मचा हुआ है। हां, सर तन से जुदा के नारे नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग आई लव महादेव के इस ट्रेंड पर भड़क भी रहे हैं, लेकिन अगर आई लव मोहम्मद सही है तो आई लव महादेव में क्या गलत है? यह सवाल लोग कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर कैसे माहौल गरमा रहा है। यूपी से महाराष्ट्र तक ये क्यों ट्रेंड करने लगा है आई लव महादेव। साधु संतों के शंखनाद और हर हर महादेव के नारे आई लव महादेव ने कैसे गजब माहौल बना दिया है। आई लव महादेव ट्रेंड को आई लव मोहम्मद का जवाब बताया जा रहा है। कानपुर में बरावफात के जुलूस में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा था, जो पहले कभी नहीं लगा था। पुलिस ने पोस्टर को हटवा दिया। आरोप लगे कि कुछ लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक पोस्टरों को नुकसान पहुंचाया था। इसी पर पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन नैरेटिव पूरा बन गया कि आई लव मोहम्मद बोलने या पोस्टर लगाने पर पुलिस एक्शन ले रही, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। आपको कानपुर की घटना का अपडेट भी दूंगा, लेकिन पहले देखिए कि इसके बाद कैसे आई लव महादेव ट्रेंड करने लगा। वाराणसी से लेकर मुंबई तक आई लव महादेव का भयंकर ट्रेंड चल रहा है। गली मोहल्लों से लेकर हाईवे तक आई लव महादेव के नारे गूंज रहे हैं। महाराष्ट्र में किस तरह से आई लव महादेव का ट्रेंड लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, पहले वो देखिए। मुंबई की सड़कों पर आई लव महादेव और आई लव श्री राम के पोस्टर बैनर लग गए। लोग अपने हाथों में ये पैम्फलेट लेकर नारे लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अगर आई लव मोहम्मद का नारा लग रहा है तो हम आई लव महादेव का नारा लगाएंगे। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। आई लव महादेव और आई लव श्री राम के यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। आई लव मोहम्मद में कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहीं बाहर की साजिश तो नहीं है, उसको देख के तो थोड़ा डाउट हो रहा है। इसलिए हमने जवाब में आई लव महादेव का दिया और आज के तारीख में हम लोग इसके जवाब में आई लव महादेव का जवाब दिया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। जय महाराष्ट्र। हम लोग कट्टर हिंदुत्व और किसी का विरोध नहीं करते। अगर हमारे धर्म और हमारे खिलाफ आएगा तो हम लोग हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो आई लव महादेव का भयंकर क्रेज दिख रहा है। कानपुर से आई लव मोहम्मद का नारा निकला था, तो कानपुर से 332 किलोमीटर दूर वाराणसी से आई लव महादेव का नारा निकला। वाराणसी में संत समाज आई लव महादेव के रंग में दिखा। साधु संतों के हाथों में भी आई लव महादेव के पोस्टर और बैनर दिख रहे हैं। काशी के मंदिरों में मंत्रोच्चार चल रहा है और शंखनाद के बीच आई लव महादेव के नारे गूंज रहे हैं। लोग हाथों में आई लव महादेव का पोस्टर लेकर पूजा कर रहे हैं। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में हिंदू एकजुट है। भाई, जो लोग आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकले, उन्होंने यही दिखाने का प्रयास किया। फेक नैरेटिव में फंस गए कि भाई पोस्टर को हटाया गया और
पोस्टर लाया गया था आई लव मोहम्मद का, इसलिए ये सब हो गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन सब ने दिखाया कि भाई हम भी आगे लेके देखो, हम एक हैं। वैसे ही अब ये मैसेज दिया जा रहा है कि आई लव महादेव का पोस्टर लेकर हिंदू एक। आई लव महादेव का क्रेज सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है। हर दूसरे इंसान की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आई लव महादेव का पोस्टर दिख रहा है। लोग अलग अलग तरह से महादेव के प्रति अपने प्रेम को दिखा रहे हैं। एक नारे का जवाब देने के लिए शुरू हुआ ये कैंपेन अब जेनजी के लिए क्रेज की तरह हो गया है। इस कैंपेन से नेता भी जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सोशल मीडिया पर आई लव महादेव का पोस्टर शेयर किया, जिसमें लिखा है कि शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। आई लव महादेव के साथ आई लव महाकाल भी ट्रेंड हो रहा है। मुंबई के गरबा पंडालों में लड़कियां और महिलाएं आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर आ रही हैं। ये देखिए, मां दुर्गा की भक्ति में आयोजित गरबे में महाकाल का नारा भी गूंज रहा है। मुंबई में इस कैंपेन का गजब असर दिख रहा है। गरबा खेलने आ रही महिलाएं और लड़कियां हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर लेकर आ रही हैं। आई लव महादेव का नारा और पोस्टर एक तरह से हिंदू पहचान का प्रतीक बन गया है। यानी आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव भयंकर ट्रेंड होने लगा है। लेकिन इससे कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में भीड़ ने एक हिंदू लड़के पर हमला कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि लड़के ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं से आई लव मोहम्मद की जगह आई लव महादेव लिखने को कहा। भीड़ में शामिल लोगों ने पास ही के एक गरबा पंडाल पर भी हमला किया। इस मामले में पुलिस ने करीब 50 लोगों को डिटेन किया। इसी तरह से गुजरात के ही गोधरा में आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर हंगामा हुआ। ये तस्वीरें 21 सितंबर की हैं, जब आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर भीड़ ने भयंकर हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की थी। यूपी के उन्नाव में तो आई लव मोहम्मद के समर्थन में भीड़ ने सरतन के जुदा वाले नारे भी लगाए। गजब नहीं है, बिना सच्चाई जाने सड़क पर आकर सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव किसी भी नारे या पोस्टर से किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब नारों की आड़ में भड़काऊ बयानबाजी होती है, सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। आप तस्वीरें देखिए, वाराणसी में छोटे छोटे बच्चों के आई लव मोहम्मद के नारे लगवाने की तस्वीरें आई थी। ऐसा माहौल बनाया गया जिससे आई लव मोहम्मद बोलना कोई गुनाह इस देश में बन गया, आजादी पर हमला हो, ऐसा कुछ था भी नहीं। लेकिन पूरा प्रदर्शन शुरू हो गया, सवाल खड़े होने लगे कि क्या अब ये नवरात्र चल रहा है तो इसलिए ये सब हो रहा है क्या? ईद या रमजान पर आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर या बैनर क्यों नहीं लगाए जाते? ये लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। आई लव मोहम्मद को लेकर यह सारा विवाद 4 सितंबर को शुरू हुआ था। इस पूरी घटना की टाइमलाइन देखिए। 4 सितंबर को कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा। विरोध के बाद देर रात तक हंगामा हुआ, पोस्टर हटाया गया। 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय ने बराफात का जुलूस निकाला। जुलूस में हिंदुओं के धार्मिक पोस्टर को फाड़ने का आरोप लगा। 10 सितंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 8 लोग नामजद किए गए। 12 से 20 सितंबर तक तेलंगाना, महाराष्ट्र में प्रदर्शन चला। 21 सितंबर को उन्नाव में प्रदर्शन हुआ। 30 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 22 सितंबर को बरेली में ऐसा ही पोस्टर लगाने पर विवाद हुआ। 23 सितंबर को बागपत में प्रोटेस्ट हुआ। 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। यानी यह विवाद हुआ था बराफात जुलूस में दूसरे धर्म के पोस्टर फाड़ने पर। आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारे से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस घटना को ऐसे दिखाया गया जैसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही हो देश में। और फिर आगे सब बाहर मुसलमान कि भाई हम भी लगा रहे आई लव मोहम्मद, हमको भी अरेस्ट करो। थोड़ा भी किसी ने ये नहीं समझा कि भाई ये ऐसा भी कुछ। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चों से ये सब करवा रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टरों पर राजनीति होने लगी। अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद पर कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। धर्म में अगर एक दूसरे को आई लव यू कहने लगेंगे तो सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे। हमें देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। यानी नेता भी आ गए, भाई वोट बैंक का मामला है तो सब आ गए, लेकिन उधर आई लव मोहम्मद, इधर आई लव महादेव, दोनों चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, बस सर तन से जुदा के नारे मत लगाइए, कोई हंगामा ना कीजिए, सब ठीक है। पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताता हूं पाकिस्तान का नया कांड। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कर दिया कि सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री से नया माल बाहर आया। अब क्या क्या झूठ फैलाया आपको बताता हूं। पाकिस्तान अब तक सारे युद्धों में भारत से पिटा है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले भी हमेशा ही पिटा है, लेकिन उसने हमेशा अपनी पब्लिक को जीत की झूठी कहानियां ही सुनाई। और पब्लिक भी वैसे ही बुड़बक, वो सुनाते हैं, ये मानते हैं कि हाँ। ऐसा ही झूठ बोलकर मुनीर भी पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बन गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पिटे पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री बंद नहीं हुई। अब पाकिस्तान ने नया कांड कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने फेक न्यूज की जो फैक्ट्री शुरू की थी, उससे अब नया माल ताजा ताजा बाहर आया है और इसका शिकार पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक चैप्टर स्कूल की किताब में शामिल किया है।
भारत से पिटाई को स्कूल की किताब में भारत पाकिस्तान जंग बताया गया है। बताया गया कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में भारत को बुरी तरह हरा दिया। स्कूली किताब में असीम मुनीर को पाकिस्तान का महान फील्ड मार्शल बताया गया है। अब बताइए, बच्चे ये सब पढ़ेंगे तो वो असद राव जैसा वही ना करेंगे, नौटंकी मैदान में खड़े होकर। स्कूल के सिलेबस में शामिल किए गए चैप्टर में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसे ऐसे एकदम फ्रेश झूठ बोले हैं जो उसने अब तक नहीं बोले थे। ताजा माल लाया है। ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं कि खुद पाकिस्तानी भी सुनकर शॉक्ड हैं। अरे बॉस, ये तो हमको भी नहीं पता था, ये कहां से पढ़ा रहे हो। यहां तक कि किताब में सीज फायर को लेकर एक ऐसा दावा किया गया है जिसे ट्रंप भी पढ़ लेंगे तो असीम मुनीर का कॉलर पकड़ लेंगे कि क्या पढ़ा रहे हो जी। सब आपको आज बताऊंगा। पाकिस्तान में स्कूल की किताब में असीम मुनीर के फर्जी जीत के दावों पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है यह भी दिखाऊंगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाता असीम मुनीर पूरी दुनिया में अपनी झूठ की दुकान खोले बैठा है। अब उसने पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ी को भी गुमराह करने के लिए स्कूली किताबों में झूठी जीत का चैप्टर ऐड करा दिया, जिसकी हेडिंग है पाकिस्तान इंडिया वॉर ऑफ 2025। यह चैप्टर किस क्लास की बुक में शामिल किया गया यह तो पता नहीं, लेकिन इस चैप्टर में ऐसे ऐसे झूठ बोले गए हैं कि सुनकर आपकी हंसी निकल आई। पहला झूठ जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय सेना के 26 ठिकानों पर अटैक करके उन्हें तबाह कर दिया। 26 ठिकानों। दूसरा झूठ, पाकिस्तान ने भारतीय सेना के कई फाइटर जेट मार गिराए, जिसमें 4 राफेल भी शामिल थे। तीसरा झूठ, पाकिस्तान ने भारतीय सेना का इतना नुकसान कर दिया कि उसे शांति की भीख मांगनी पड़ गई। चौथा झूठ, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार गुहार लगाई, तब जाकर पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुआ। बताइए, ट्रंप पढ़ लेंगे, मुनीर को बाहर बैठा देंगे, गेट के बाहर, नीचे बैठ, बिरयानी खाने आया है। कह रहा है कि ट्रंप एकदम हाथ जोड़ रहे थे, तब पाकिस्तान बोला कि चलो तुम इतना करते हो तो कर लेता हूं। मतलब झूठ की भी कोई सीमा नहीं है इन लोगों की। अपना महिमा मंडन करने के लिए मुनीर इतना गिर गया कि वो ऐसी कहानियां बनवा रहा है, कोई सिर पैर नहीं। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने कितनी बुरी तरह पीटा, इसकी गवाही पूरी दुनिया देती रही। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान फौज के ठिकानों और आतंकी अड्डों को तबाह होते हुए पूरी दुनिया ने देखा भाई। खुद शहबाज शरीफ ने कबूल किया था कि असीम मुनीर भारत पर अटैक की प्लानिंग बनाता ही रह गया और भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तानी फौज के अड्डों को फोड़कर चला गया। सुनिए, उस भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोला है भाई। अब बताइए, खुद शहबाज शरीफ बता रहा भाई कि हम कुछ करते उससे पहले भारत फोड़ के चला गया। अब बताइए मुनीर क्या पढ़वा रहा बच्चों को। एक होता है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, लेकिन पाकिस्तान की स्कूल बुक में ऐसा जबरदस्त झूठ गढ़ दिया गया जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, रिश्ता ही नहीं है। पाकिस्तान की स्कूली किताब में झूठा दावा किया गया है कि भारत ने गलत तरीके से पाकिस्तान को कश्मीर के पहलगाम हमले का जिम्मेदार ठहराया, जबकि खुद लश्कर तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह ने खुलेआम कबूल किया था कि वो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान की स्कूली किताब में झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और अन्य जगहों पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी, जिनमें कई सिविल इलाके थे, लेकिन एक भी ड्रोन अटैक भारत ने कामयाब होने नहीं दिया। पाकिस्तान की स्कूली किताब में झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने 10 मई की रात को ऑपरेशन बनियान उन महसूस किया और भारतीय सेना के कई अड्डे बर्बाद कर दिए, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना के एक भी अड्डे पर हमले का सबूत आज तक नहीं दिया, जबकि भारत ने उसके मुरीद के नूर खान, रफीकी, सरगोदा, चकलाला और रहीम यार खान हवाई अड्डों पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें तक दिखाई थी। पाकिस्तान की स्कूली किताब में एक ऐसा दावा किया गया है कि ट्रंप की भी हंसी छूट जाए या फिर वो मुनीर की उठक बैठक करवा दे। किताब में लिखा गया कि भारी नुकसान के बाद भारत ने ट्रंप के जरिए पाकिस्तान के सामने सीज फायर की गुहार लगाई, जबकि खुद पाकिस्तान के मंत्री और नेता कबूल कर चुके हैं कि मोदी तो सीज फायर के लिए राजी भी नहीं थे। खुद पाकिस्तानियों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को कितना धोया, लेकिन असीम मुनीर को लग रहा है कि वो अपनी पिटाई को छिपा लेगा और स्कूली बच्चों को झूठी कहानियां सुनाकर बरगला लेगा। भाई उसको यह भी तो पता है, देखना है ना भाई, कि जब आने वाले समय में इस तरह से सेना में तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि सबको पता रहेगा कि भारत तो बहुत मारता है, हम लोग तो लड़ नहीं पाते। तो झूठ बताएगा तभी ना कोई तैयार होगा पाकिस्तान की फौज में आने के लिए। झूठ के चैप्टर में पाकिस्तान ने यह सच छुपा लिया कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए, जिनके जनाजों में खुद पाकिस्तानी फौज के अफसर गए थे।
पाकिस्तानी फौजियों ने आतंकियों के जनाजे कंधे पे ढोए थे। यह सब नहीं बता रहा पाकिस्तान। अच्छा, कह रहा कि भारत में 26 जगह हमने जो है वो मारा। 26 जगह मारे तो बच्चे तो क्रिकेट देखते होंगे, वो पूछेंगे वो जो रऊफ था वो 6-0 क्या दिखा रहा था जब 26 जगह मारे थे? 6 के आगे गिनती नहीं आती क्या उसको? लेकिन क्या है, झूठ बोलना है, जितना फेंकना है फेंको। और अब पाठशाला की वीकेंड क्लास का नेक्स्ट चैप्टर। बॉस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइटर जेट की लाइन लगाने वाले हैं। 4th जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन और स्टील्थ कैटेगरी के लड़ाकू विमान हिंदुस्तान के आसमान में गर्जना करते दिखाई देंगे। और ऐसा भी नहीं कि इसके लिए हमारी सेना को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। रूस ने ऐसा ऑफर दिया है जिसे सुनकर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। जिस Su-57 को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ साल पहले भारत ने इग्नोर कर दिया था, अब रूस उसमें सुधार कर रहा है और न सिर्फ चेंजेस किए जाएंगे बल्कि एक साथ कई प्रस्ताव भी दिए गए हैं। मतलब हिंदुस्तान में भी उसे बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट भारत खुद अपना बना रहा है, उसकी तकनीक में भी मदद का वादा कर रहा है रूस। और भी बहुत सारे फायदे रूस की तरफ से गिनाए और बताए जा रहे हैं। मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री तो हर कोई जानता है। क्या पता मुनीर और शहबाज के साथ बड़ा खेला हो जाए। अब सवाल है कि क्या भारत सिर्फ फाइटर जेट तक रहेगा सीमित? तो भाई साहब, ऐसा लगता नहीं। मिसाइल, वॉरशिप और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे मोदी ने डिफेंस डायरी में नोट कर लिया है। पूरी खबर देखिए। रूस भारत का पुराना पार्टनर है और जब से ट्रंप ने टैरिफ वाला एपिसोड स्टार्ट किया उसके बाद से भारत और रूस की केमिस्ट्री के चर्चे फिर से प्राइम आर की तरह है। रूस से अतिरिक्त S-400 को लेकर बातचीत चल रही है और इसी के जरिए वो हिंदुस्तान को एयर डोमिनेंस के फायदे गिना रहा है। इसी साल के आखिर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं और बहुत संभव है उससे पहले Su-57 से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत और रूस अगले कुछ महीने में डिफेंस सेक्टर के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक मुहर लगाने जा रहे हैं, ये मान के चलिए। तो वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आज आपको बताएंगे कि क्या दूसरे ग्रहों पर बारिश होती है? जिन ग्रहों पर पानी ही नहीं है वहां बारिश में बरसता क्या है? सोचा है कभी? बॉस, पृथ्वी पर तो जंगल है, जीव हैं, नदी, समुद्र है, यहां तो बादलों से पानी बरसता है। लेकिन जिन ग्रहों पर यह सब नहीं है वहां क्या आसमान से कुछ बरसता भी है? और अगर हां तो भाई जहां पानी नहीं वहां बारिश होती है तो बरसता क्या है? हर ग्रह का क्लाइमेट अलग अलग होता है क्योंकि उसकी बनावट, कॉम्पोजिशन, लोकेशन और परिस्थितियां सब अलग होती हैं। जैसे शुक्र ग्रह यानी वीनस के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की भरमार है। वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है बॉस। यूरेनस और नेपच्यून ग्रह पर हीरे की बारिश होती है। अब आप सोचिए नेपच्यून पे होइए तो कैसे अरबपति हो जाएगा, हीरा बरस रहा ऊपर से, चोट लगेगी सो अलग। इन दोनों ग्रहों पर तापमान और प्रेशर बहुत ही इंटेंस होता है जिससे वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस का कार्बन क्रिस्टलाइज हो जाता है और इस तरह से यहां पर हीरे की बारिश होती है। इसी तरह मंगल ग्रह पर ड्राई आइस की बारिश होती है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड जम जाता है और उसी की बारिश होती है। यानी अलग अलग ग्रहों पर बारिश तो होती है लेकिन पानी नहीं बरसता, अलग अलग चीजें बरस रही हैं। अब आप ये ना सोचिएगा कि यहां भी किसी दिन हीरा बरसा तो आएगा मजा। फिलहाल पाठशाला में इतना ही।